अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग सभी पढ़ रहे हैं मैथ में आपका लास्ट टाइम एक्सरसाइज नंबर 14 विविध में क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया था, जिसको आपने थोड़ा बड़ा सवाल था, लेकिन आपने 2 बार मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसको घर पे ज़रूर देखें। 2 बार आप इसको घर पर ज़रूर देखें। कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, फिर भी आपने 11th में जिस तरह से पढ़ाई की उस हिसाब से आपके पास कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे सामने ज़रूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, एक रेखाखंड का लिखता हूँ, एक रेखाखंड का अक्षों पर प्रक्षेप, एक रेखाखंड का अक्षों पर प्रक्षेप -3 4 -12 है। ओके, तो रेखाखंड की लंबाई एवं दिक्कोज्जाएं ज्ञात करो। तो हमारे पास रेखाखंड का अक्षों पर प्रक्षेप दिया हुआ है, तो हमें रेखाखंड की लंबाई और दिक्कोज्जाएं ज्ञात करनी है। वो देखो किस तरह से करेंगे दोस्तों। किसी रेखाखंड का अक्षों पर प्रक्षेप देने का मतलब रेखाखंड द्वारा अक्षों पर x, y, z के मान होते हैं। यहाँ x बराबर क्या दिया हुआ है, एक तरह से -3, ये प्रक्षेप का मतलब x का मान, एवं y बराबर आपको दिया हुआ है 4, एवं z बराबर आपको दिया हुआ है -12। आते हैं रेखा का स्थिति सदिश, एक तरह से आप दिखा सकते हो। रेखा का स्थिति सदिश L वेक्टर लिख लें अपन, इसको लाइन है इसलिए सदिश। वैसे नॉर्मली स्थिति सदिश कैसे लिखते हैं, x, y, z लिख लूँ पहले। x, चलो पहले x, y, z के रूप में लिख लीजिए मान रखने की बजाय। x i कैप प्लस y j कैप प्लस का z k कैप। L वेक्टर बराबर x का मान आपके पास क्या है, -3 i कैप, y का मान 4 j कैप, z का मान -12 k कैप। रेखाखंड की लंबाई पूछी है। रेखाखंड की लंबाई प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ, इसका मापांक ज्ञात करना। आते हैं रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने का मतलब इसका मापांक ज्ञात करना। किस तरह से निकलता है, -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस -12 का वर्ग, ये हो गया 4, ये हो गया 16, ये हो गया 144, सॉरी 4 नहीं 9, तो ये हो गया आपका 169। 169 का रूट क्या होता है दोस्तों, 13। तो रेखाखंड की लंबाई का मान क्या मिल गया, 13। एवं पूछा क्या है, रेखाखंड की दिक्कोज्जाएं, रेखाखंड की दिक्कोज्जाएं L, M, N से डिनोट की जाती हैं। x बटे L वेक्टर का मॉडुलस होगा एक तरह से, y बटे L वेक्टर का मॉडुलस होगा, और z बटे L वेक्टर का मॉडुलस होगा। इस तरह से बहुत इजी है आपको दिक्कोज्जाएं ज्ञात करना। x का मान क्या है, -3 बटे 13, y का मान क्या है 4 बटा 13, और z का मान क्या है -12 बटा 13। तो ये आपकी क्या हो गई, दिक्कोज्जाएं। इजी सवाल था, ज़्यादा कठिन नहीं था, बस आपको ये थोड़ा घुमाने के लिए प्रक्षेप बोला था, जबकि ये प्रक्षेप होता क्या है, x, y, z के मान ही होते हैं। जब ये आपको पता चल गया तो फिर आपको कोई समस्या ही नहीं आई, फिर तो आप इसमें आगे बढ़ते चले गए।
क्वेश्चन नंबर 13 के बाद दोस्तों आप सभी का ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किस तरह से वो क्या कह रहा है आप ध्यान दीजिए उस पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं, लिख लेता हूं, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं ए बी सी एवं ए डैश बी डैश सी डैश, ये लिखा हुआ है बिल्कुल, को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है यदि ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश बराबर पी डैश। ओके, जहां प्रॉब्लम किसकी, पी और पी डैश की, जहां पी एवं पी डैश क्रम से बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी है। पी एवं पी डैश क्रम से क्या है, दिए बिंदुओं की मूल बिंदुओं से दूरी, मूल बिंदु से दूरी है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लें। पहले आप 2 या 3 बार ये मेन एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है, आप पर बिल्कुल भी टच नहीं हुआ होगा, ये किस तरह से करना है आपके बिल्कुल दिमाग में नहीं आया होगा। चलिए आज हम इसको सॉल्व करते हैं आपके सामने और आप इसको बिल्कुल शांति से देखने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये बड़ा सवाल है इसलिए हम इसको भी 2 पार्ट्स में करेंगे, एक पार्ट यहाँ एक पार्ट वहाँ। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते, कुछ एक छोटी मोटी नई बातें होंगी आपके सामने, वो आप समझोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सिद्ध करना है कि बिंदुओं दिस और दिस 2 बिंदु हैं, आपको उनसे मिलाने वाली रेखा आप निकालना जानते हैं, बाद में वह मूल बिंदु से गुजरती है, ये हम बता देंगे आपको यदि ऐसी स्थिति आएगी तो। ओके, पी और पी डैश के बारे में बता रखा है कि इनकी मूल बिंदुओं से दूरी है, तो हम पहले पी और पी डैश के बारे में लिख लें। दिया है P बराबर, यहीं से लिख लेते हैं, थोड़ा क्या है कि भाषा बड़ी है। P बराबर बिंदु ABC की 0 0 0 लिख देता हूँ डायरेक्ट मूल बिंदु की जगह, कि 0 0 0 से दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी सूत्र से, जो क्या आएगी x1 माइनस x2 a स्क्वायर आ जाएगा। क्या लिखना ज़्यादा दिमाग लगा के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो p का मान क्या है, एक तरह से रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। एवं p डैश के बारे में क्या दे रखा है, बिंदु a डैश b डैश c डैश की 0 0 0 से दूरी। तो एक तरह से P का मान तो ये मिल गया, P डैश का मान क्या मिल जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, a डैश माइनस 0 तो कोई मतलब नहीं, तो a डैश का ही स्क्वायर आ जाएगा प्लस b डैश का स्क्वायर आ जाएगा प्लस c डैश का स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों आपके P का मान मिल गया और P डैश का मान मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके सामने बिल्कुल इजी है। अब आ जाइए 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के समीकरण पर।
बिंदुओं ए बी सी एवं ए डैश बी डैश सी डैश से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय रूप क्या सूत्र होता है दोस्तों? x माइनस x1 बटे सूत्र x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1 रख दीजिए। x1 y1 z1 इसको मान लीजिए और x2 y2 z2 इसको मान लीजिए। करो, x1 का मान a है, x2 का मान a डैश है, a डैश माइनस a, y माइनस b बटे b डैश माइनस b, z माइनस c बटे c डैश माइनस c, सारे मान रख दिए। इतना आपके समझ में आ गया? दोबारा देखें, इतना काम P एवं P डैश क्रम से बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी दे रखी थी, तो P का मान भी निकाल लिया हमने। जो क्या मिला? सूत्र रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर, a माइनस 0 का स्क्वायर a स्क्वायर, b माइनस 0 का स्क्वायर b स्क्वायर, c माइनस 0 का स्क्वायर c स्क्वायर। राइट है ना? ये आपका P का मान आ गया। दोबारा और देखें, P डैश क्या दे रखा है? मूल बिंदु से ही दूरी इसकी a डैश b डैश c डैश की, इसमें भी यही नियम लगाया तो क्या प्राप्त कर लिया? P डैश का मान a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर का रूट। इक्वेशन नंबर 2 ये काम में कभी ली जा सकती है, इसलिए मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमारे पास दिया हुआ था, नियम से चल रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा निकाल रहे हैं, एक तो ये और एक ये। सूत्र ये होता है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय रूप, यही होता है, आपको पता है। हमने लगाया x1 y1 z1 के मान a b c रख दिए और x2 y2 z2 के मान a डैश b डैश c डैश रख दिए। बाकी का पूरा सिस्टम आपको पता है। अब आप आगे देखिए, हमें ये सिद्ध करना, ये ध्यान रखना, हमें यह सिद्ध करना है। ओके, कहाँ से गुजरती है? ये मूल बिंदु से गुजरती है। अगर ऐसा होगा ये कह रहा है वो, तो हम ऐसा प्राप्त कर लेना और मूल बिंदु से गुजार देते हैं। चूंकि रेखा मूल बिंदु है क्या है आपके पास? 0 0 0 होता है, 0 0 0 से गुजरती है, संतुष्ट करेगी। इसका मतलब x का मान 0 रख सकते हैं, 0 माइनस a बटे a डैश माइनस a, 0 माइनस b बटे b डैश माइनस b, 0 माइनस c बटे c डैश माइनस c। एक बार चेक कर लेता हूँ आपके लिए विजिबल है क्या ये यहाँ तक? बिल्कुल आपके लिए विजिबल है ये यहाँ तक। तो इसके बाद देखो, कभी कोई रेखा या कभी कोई आकृति किसी बिंदु से गुजरती है तो x y z के मान वो बिंदु संतुष्ट करता है। हमने ये बिंदु x y z की जगह रख दिए 0 0 0 रख दिए। आपके सामने ये आपके इक्वेशन प्राप्त हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सॉल्व कर रहे हैं, ये 0 तो बेकार, इनको हटा लेंगे। माइनस 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 तीनों जगह आ रहे हैं, तो माइनस का गुणा करके इसको माइनस को भी हटा लिया। क्या बचा? a बटे a डैश माइनस a बराबर b बटे b डैश माइनस b बराबर c बटे c डैश माइनस c। इतना आपके समझ में आ गया? आई थिंक बहुत इजी है। ओके, ध्यान से देखना। अब आगे आपका सारा इम्पोर्टेंट काम है जो आपने शायद कम किया है अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में या प्रीवियस आपकी क्लासेज में। अब आप कुछ नया करने वाले हो। मैं क्या कहने वाला हूँ कि मैं अगर अंश को देखूँ तो सिंगल स्टेप है, लेकिन मैं आपके हर को देखूँ तो डबल स्टेप है। मैं चाहूँ तो इन दोनों स्टेप्स को या इन दोनों को सिंगल बना सकता हूँ। कैसे? एक नियम है, लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। हरों में योगानुपात लगाने पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ योगानुपात का मतलब क्या होता है। अगर P बटे यदि P बटे Q माइनस P
या मैं वैसे लिख देता हूँ, व्यापक रूप में लिख देता हूँ इसको। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, बस आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जगह का अभाव है। अगर देखो योगानुपात कैसे लगाते हैं, अगर P/Q हो बराबर R/S हो, इस तरह का कोई आपके पास है, तो हरों में योगानुपात कैसे लगाते हैं, P/Q + P लिख सकते हैं और R/S + R लिख सकते हैं। मतलब अंश को हर में जोड़ सकते हैं। आप कभी भी ये नियम लगा सकते हैं, अंश को हर में जोड़ सकते हैं इस तरह से। दोनों में, दोनों ही तरफ होगा, एक तरफ नहीं दोनों तरफ। P/Q + P अंश जोड़ दिया, R/S + R अंश जोड़ सकता है। ठीक है, ये हो गया हरों में योगानुपात। अगर आप यही चाहते थे कि अंश में योगानुपात कैसे लगाते हैं, ये छोटे छोटे नियम है जो आपको कक्षा 11 में सर ने बताए होंगे। अब मैं आपको ये बताऊँ अंश में, ये तो हर में हो गया योगानुपात, अंश में योगानुपात कैसे लगाएंगे, अंश प्लस हर बटे हर, इधर भी अंश प्लस हर बटे हर। ओके, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया दोस्तों योगानुपात। अगर आपके आगे भविष्य को देखते हुए अंतरानुपात बताऊं तो अंश और हर दोनों में अंतरानुपात लगा सकते हैं, अंतर वाला, कि अंश माइनस हर बटे हर, ये अंश में हो गया अंतरानुपात। किस में हो गया दोस्तों, अंश में अंतरानुपात। ओके, और यही आप हर में अंतरानुपात चाहते हैं तो इसको हटाओ, हर में कर रहे हैं अब अंश बटे हर माइनस अंश, अंश बटे हर माइनस अंश। ये हो गया दोस्तों अंश, ये हो गया हर में अंतरानुपात, हर में अंतरानुपात। योगानुपात भी बता दिया आपको, अंतरानुपात भी बता दिया। अब एक अनुपात और बताना है आपको, योग अंतरानुपात। कौन सा, योग अंतरानुपात, दोनों का मिक्सचर। तो मिक्सचर ये कहता है अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। आप चाहें तो ऊपर योग है, आप चाहें तो ऊपर अंतर भी लिख सकते हैं, नीचे योग भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका योगांतरानुपात होता है। इन सारे प्रक्रमों में से मैं केवल क्या लगा रहा हूँ, हरों में योगानुपात लगा रहा हूँ। समझ गया अब, अंश बटे अंश, हर प्लस अंश बराबर सेम, अंश बटे हर योगानुपात है इसलिए प्लस अंश, अंश बटे हर प्लस अंश। आ गया आपके समझ में? आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा। और आप कभी भी इससे प्रूफ करवा सकते हो मुझसे, और आप घर पे भी कर सकते हो। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर बराबर लिख रहा है, 2/3 बराबर लिखा हुआ है 4/6, इस तरह से आपका लिखा हुआ है। आप इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर इसको सिद्ध कर सकते हो। ओके, कि अंश, वो सारे नियम लगा सकते हो आप इसको। कोई भी चीज़ को न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर आप कभी भी सत्यापित कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आ जाओ तो माइनस ई से ए कट जाएगा, क्या बचेगा, a' b बटे, ऐसे यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा, b', ऐसे यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा, c'। तो इसको छोटा कर दिया। अब आपने इसको हमने छोटा कर दिया दोस्तों। इसी में अब एक आगे नियम है, बराबर बराबर। हम इसको बराबर कर सकते हैं रूट में, अंश स्क्वायर प्लस अंश स्क्वायर प्लस अंश स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर नीचे प्लस इसका स्क्वायर बराबर। इसके ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। कभी भी आप चाहें तो मुझसे प्रूफ करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपके सामने, मुझे पता है यहाँ पर आपके सामने समस्या आ सकती है। मैंने यहाँ पर दोबारा से कई बार मैंने यहाँ पर नंबर लिखा है, आज फिर नंबर लिख दिया है 96 36 38 12 53। आप कभी इस नंबर पर कॉल करके अलग से, क्योंकि दोस्तों देखो आप भी जानते हो कि यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम होता है। उस टाइम में मैं आपको हर चीज़ यहाँ पर संभव नहीं होता बताना। आपको कभी भी, आप होशियार भी हो सकते हैं, सामने बैठे हुए स्टूडेंट कमज़ोर भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे इसको गेट कर रहे हो, कुछ बच्चे इसको गेट नहीं कर रहे हो। तो इस नंबर पर कॉल करके आप मुझे इस चीज़ का स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे आता है, कि सर ये कैसे आता है। मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा।
तो इसको बराबर में एक स्टेप आगे कैसे बढ़ सकते हैं कि रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम, ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर, इस तरह से सेम। आगे देखिए ए बटे ए डैश बराबर बी बटे बी डैश बराबर सी बटे सी डैश बराबर, ये दोस्तों किसका मान है बताइए जल्दी से। आपने पहले निकाला हुआ है, डेट इज पी का मान, और ये किसका मान है दोस्तों, पी डैश का मान। ओके, और आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये कैसे प्राप्त किया आपने, समीकरण 1 व 2 का उपयोग करके ये आपने प्राप्त किया। आते हैं, इससे आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसको जब इसके बराबर करूँगा तो a का मान क्या प्राप्त कर लिया, a डैश p बटे p डैश, एवं b का मान क्या प्राप्त कर लिया आपने, b डैश p बटे p डैश, एवं c का मान क्या प्राप्त कर लिया आपने, c डैश p बटे p डैश। जब इसको इसके बराबर किया तो ये आ गया, जब इसको इसके बराबर किया तो ये आ गया, जब इसको इसके बराबर किया तो ये आ गया। ठीक है, अब आप ले लीजिए दोस्तों LHS, क्या ले लीजिए LHS। वैसे तो LHS भी ना लो, सीधा आप इसको देखें ना, ए का ए डैश से गुणा हुआ पड़ा है तो ए डैश का गुणा कर सकते हो, बी डैश का गुणा कर सकते हो, डायरेक्ट भी इसको ले सकते हो आप। फिर भी आप चाहें तो यहाँ पर समीकरण दे सकते हो। चलो आप LHS ले लीजिए, LHS से आपको डायरेक्ट प्रूफ कर देंगे। LHS क्या है, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, किसके बराबर चाहिए, पी डैश के। आपको ए का मान पता है तो रख दीजिए ए डैश पी बटे पी डैश इंटू ए डैश, बी का मान रख दीजिए बी डैश पी बटे पी डैश इंटू बी डैश, प्लस सी का मान रख दीजिए सी डैश पी बटे पी डैश इंटू सी डैश। ओके, इसके बाद दोस्तों मैं आपका ये क्वेश्चन यहाँ से मिटा रहा हूँ। आपको समझा तो मैंने पहले दिया ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इजी सवाल है, इतना कठिन भी नहीं है। मैंने इसको आपको यहाँ से मिटा दिया। LHS चल रहा है आपका, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ से। ए डैश स्क्वायर हो जाएगा ये, तो देखो, या ए डैश स्क्वायर ना लिख के पहले मैं पी अपॉन पी डैश चाहूँ तो कॉमन ले सकता हूँ, पी बटे पी डैश, पी बटे पी डैश, पी बटे पी डैश। उसके बाद बचा कुचा क्या है, ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश का स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों बचा ए डैश इंटू ए डैश क्या हुआ, ए डैश स्क्वायर, बी डैश इंटू बी डैश क्या हुआ, बी डैश स्क्वायर, सी डैश इंटू सी डैश क्या हुआ, सी डैश स्क्वायर, पी बटे पी डैश। दोस्तों ये क्या है, एक तरह से आप देखिए पी डैश रूट में था, लेकिन चूंकि रूट नहीं है तो पी डैश का स्क्वायर हुआ ये समीकरण 2 का उपयोग से। किसका उपयोग, समीकरण 2 का उपयोग। समीकरण 2 में ये रूट में था तो उसको पी डैश बोलते थे, रूट नहीं है तो पी डैश का स्क्वायर हुआ। एक पी डैश से एक पी डैश गया तो ऊपर पी है, नीचे बगल में पी डैश है, पी डैश बराबर क्या आ गया, ये आपका ये देखो RHS। इस तरह से ये क्या हुआ, प्रूफ। ओके, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझना आपके लिए। यहाँ तक तो आपके समझ में आ ही गया था, 0 0 से गुजर रहा था। इसके बाद यहाँ देख लो, ये बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ से आगे आप दोबारा देखें, मैंने क्या किया, हरों में योग अनुपात लगाया था। हर आपके नीचे दे रखे हैं, इसमें अंश को जोड़ दिया, सब में क्या कर दिया, सब में अंश को जोड़ दिया। ए बटे ए डैश माइनस ए प्लस अंश को जोड़ दिया प्लस बी प्लस सी। और जोड़ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आप पूछ सकते हैं, नंबर आपको दिया हुआ है। जोड़ने के बाद ये कट गए तो आपका शॉर्ट हो गया। इसको भी आगे हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये भी मैंने आपको कहा कि अगर नहीं आ रहा समझ में तो ये नंबर दिया हुआ है, आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल इसको ऐसे यूज करें। ये आपको पता है पी का मान था समीकरण 1 से, और ये आपको पता है पी डैश का मान था समीकरण 1 से। मैंने अब इस पूरे समीकरण में से ए का पहले मान निकाला, इससे इसको बराबर करके पी के रूप में, इसको जब इसके बराबर किया तो बी का मान है, इसको जब इसके बराबर किया तो सी का मान है। पी डैश और पी के रूप में अपन ने ए बी सी के मान निकाल लिया। अब LHS ले लिया। LHS क्या है, ये है। इस LHS को लेने के बाद इसमें हमने क्या किया है, सिंपली कि
ए का मान यहाँ से और बी का मान यहाँ से, सी का मान यहाँ से रख दिया है। रखने के बाद पी बटे पी डैश, पी बटे पी डैश, पी बटे पी डैश कॉमन आ गया, बचा ये समीकरण 2 का उपयोग कर लिया आपका आंसर। तो इस तरह से दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल था जो आपका प्रीवियस में कई बार आया है। अच्छा है, आप इसको 2 या 3 बार घर पर करके अवश्य देखें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, दोबारा फ़ोन पर पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में भी बता सकता हूँ मैं आपको। ये आपके अगर ज़्यादा समस्या आई तो सबको कॉमन रूप से मैं लेक्चर में भी बता सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन करने के बाद इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको और देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, उस समतल का समीकरण याद कीजिए। उस समतल का समीकरण ज्ञात करो। जो बिंदु P -2 1 2 से गुजरता है एवं दो सदिशों ए वेक्टर बराबर -i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप एवं बी वेक्टर 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप माइनस j प्लस के समांतर है, के समांतर है। ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, इसको ध्यान से देखें। इतना आसान नहीं है आपके लिए, क्योंकि कुछ मैंने पहले ही कहा था विविध प्रश्नमाला है, इसमें सभी क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं, विविध प्रकार के मिलते हैं। ध्यान से देखें, समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु से गुजरता है। तो बिंदु से गुजर रहा है, किससे गुजर रहा है? बिंदु से गुजर रहा है। तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है आपके सामने कि बिंदु से गुजरने वाला ही समतल का समीकरण अपन प्रयोग में लेंगे। माना समतल का समीकरण, कार्तीय रूप ले लेते हैं दोस्तों, कार्तीय रूप में निम्न है। क्या है? कार्तीय रूप में उस टाइप का समीकरण ऐसा होता है बराबर 0, जहां ABC क्या होते हैं? अविलंब के लिखना हूं आपके लिए, वैसे बताए हुए हैं। एवं x1 y1 z1 क्या होते हैं? दिए बिंदु के निर्देशांक, जो आपको क्या दिए हुए हैं? -2 1 2, इससे गुजर रहा है ना, दिए बिंदु के निर्देशांक। तो एक काम तो कर ही लेते हैं, बिंदु से तो गुजार ही दो। एक काम मतलब x1 का मान रख दीजिए, ABC के मान पते लग जाएंगे तो अपन का काम हो जाएगा। x1 का मान -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, y1 का मान 1 है, z -2। समस्या किसकी है दोस्तों बताइए? ABC के मानों की। अगर ABC के मान मिल जाएंगे तो अपन का काम हो जाएगा। अब ABC के मान कहाँ से मिलेंगे? देखो, दो सदिशों के समांतर है। चूंकि समतल सदिश A वेक्टर बराबर -i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप के समांतर है। आते हैं दोस्तों, देखो समतल समांतर है
ओके, समतल सदिश के समांतर है। तो समतल का जो अभिलंब हुआ ABC टाइप का, वह इसके लिए तो लंबवत ही हुआ ना। और जब ये दोनों लंबवत हैं तो आपको पता ही है इसके दिक्कनुपात और इसके दिक्कनुपातों का गुणनफल क्या होता है, 0। याद है ना आपको, दोबारा बताता हूँ। समतल इसके समांतर है तो समतल किसी सदिश के समांतर हुआ, ये समतल का अभिलंब का दिक्कनुपात है तो समतल का अभिलंब इसके लिए भी लंबवत हुआ, तो इसके दिक्कनुपात और इसके दिक्कनुपातों का गुणनफल क्या होगा, 0। ओके, अतः मैं एक बार लाइन लिख देता हूँ। अतः समतल का अभिलंब इसके लिए क्या होगा, लंबवत होगा। अतः सूत्र A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 से क्या कर सकते हैं हम, A1 तो मान लो ABC, A1 B1 C1 मान लो ABC, और A2 B2 C2 क्या मान लो, -1 2 -3। A का गुणा किससे, -1 से, B का गुणा किससे, 2 से, C का गुणा किससे, -3 से, बराबर क्या हो जाएगा, 0। A का गुणा -1 से, B का गुणा 2 से, C का गुणा -3। इसके दिक्कनुपात -1 2 -3 है, -1 2 -3। उसके दिक्कनुपात है ABC। सॉल्व कीजिए, मिला क्या, माइनस का A प्लस का 2B प्लस का -3C बराबर 0। इक्वेशन नंबर आप दे देते हैं इसको हम 2। इतना आपके समझ में आ गया ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। पुनः इसी तरह से समतल एक सदिश तो ये हो गया। अब ये सदिश, पुनः समतल सदिश 5i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप, 5i कैप माइनस का जे कैप प्लस का k कैप, के समांतर है। आता है, अब ज़्यादा ना लिखकर, आपने वहाँ पर लिख लिया कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर समझ में आ गया। अब ज़्यादा ना लिखकर क्या लिख दे, 5 गुणा A माइनस 1 गुणा B प्लस 1 गुणा C बराबर 0। समीकरण नंबर वही वाला काम हुआ है दोस्तों, सूत्र भी वही उपयोग हुआ है, लंबवत भी हुए हैं। तो आपन ने क्या उपयोग में ले लिया है, 5a माइनस का b प्लस c, वहाँ के दिक्कनुपात है 5 - 1 1, और आपके पास समतल के अवलंब के दिक्कनुपात क्या है, ABC, आपने उपयोग में ले लिया। समीकरण 2 आपके सामने, समीकरण 3 आपके सामने। इन दोनों समीकरणों से आप समीकरण 2 व 3 को कौन सी विधि से, वज्र गुणन विधि से, पहले किया है इस विधि को अपन ने, हल करने पर A बटे बराबर, याद कीजिए B बटे बराबर C बटे, कैसे करते हैं दोस्तों, A वालों को गायब करके B का क्रॉस मल्टीप्लाई C के गुणांक से, 2 गुणा 1 बराबर 2, -3 का गुणा किससे, -1 से, प्लस का 3, -3 का गुणा -1 से प्लस का 3, ये A का हो गया। B के लिए क्या करते हैं दोस्तों, B को गायब कर लेते और कहाँ से गुणा करते हैं, नीचे से, 5 का गुणा किससे, -3 से, माइनस का 15, 5 का गुणा -3 से माइनस का 15, बीच में क्या जाएगा, माइनस, और इसको जब इसके नीचे रखा, b को गायब किया, 5 का गुणा -3 से, उसके बाद 1 का गुणा -1 से क्या जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। c के लिए क्या करते हैं दोस्तों, c को गायब करके a के गुणांक -1 का -b से करेंगे, -1 प्लस का 1 माइनस, और 5 का गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10। इस तरह से ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, a बटे -1 बराबर b बटे -14 बराबर c बटे -9। ओके, बराबर किसके मान लो, k के, किसके मान लो, k के। तो a का मान k के रूप में माइनस का k, b का मान k के रूप में माइनस का 14k, c का मान k के रूप में माइनस का 9k। ये मान कहाँ रख दो, समीकरण जो आपको निकालना है समतल का 2, एक
समीकरण 1 में रखने पर। किस तरह से? a का मान क्या है? माइनस का k, x प्लस 2 प्लस b का मान माइनस का 14k, y माइनस 1, c का मान माइनस का 9k, z माइनस 2 बराबर 0। सिंपली चाहे तो माइनस के का भाग लगा सकते हो, माइनस के का भाग लगा दो, पूरे समीकरण में जा रहा है x प्लस 2 माइनस के का 14 y माइनस का 14 माइनस के का 9 का 9z माइनस का 18 बराबर 0। सॉल्व करेंगे x प्लस 14y प्लस का 9z, इसको एक साथ लिख दीजिए, माइनस 14 माइनस 18 32, ये आ जाएगा बराबर में 30। ये आपका क्या आ गया? आंसर। इजी था, ज़्यादा कठिन नहीं था, सिंपल था। पहले भी मैंने आपको इस तरह का सवाल कराया है, इसलिए कि दोबारा देखें। समतल का कार्तीय रूप ले लिया क्योंकि बिंदु से गुजर रहा था, और समतल दो सदिशों के समांतर दे रखा था, केवल बिंदु से गुजर रहा था ये पता था। समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात नहीं पते थे तो हमने मान लिए थे ABC, और x1 y1 z1 के मान पते थे तो हमने रख दिए। समीकरण एक ऐसा प्राप्त कर लिया जहाँ ABC के मान प्राप्त करना जरूरी था। कहा यह गया है कि समतल इन सदिशों के समांतर है। समतल इसके समांतर हुआ तो समतल का अभिलंब इसके लिए भी लंबवत हुआ। अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है? ABC। इसके दिक् अनुपात क्या है? -1 2 -3। इनके गुणनफल इस सूत्र से, इनके गुणनफल करेंगे क्या आएगा? 0। समीकरण प्राप्त कर लिया 2। ऐसे इसके साथ किया, समीकरण प्राप्त कर लिया 3। इन दोनों को बीजगुणन विधि से हल करना आपको आता है? A बराबर B बराबर C। नहीं आता तो फिर दोबारा से मुझसे कभी भी पूछ लेना आप, मैं आपको बता दूंगा। पहले इसको कई बार मैं कर चुका हूँ आपके सामने। क्या करते हैं? A को गायब करके B के गुणा बजगुणा करते हैं, C के गुणांकों का बजगुणा करते हैं, आप बीच में माइनस आता है, सब में यही होता है। सॉल्व किया, इस तरह से आ गया। इसको K के रूप में मान लिया तो A का मान K के रूप में आ गया। मान रख दिया कहाँ? समीकरण 1 में ABC के मान, ये वाले मान। K माइनस K का भी भाग लग रहा है और -1 का भी भाग लग रहा है, लगाते ही ये बचा आपका। ये बचने के बाद आपका प्राप्त हो गया x प्लस 14y प्लस 9z बराबर 30। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आपकी ये पूरी एक्सरसाइज आज ये खत्म हो जाती है, एक्सरसाइज नंबर 14। नेक्स्ट लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ, और मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, नंबर है आपके पास, कॉल करके मुझे गाइड कर सकते हैं कि सर इस एक्सरसाइज को आप चालू कीजिए। तो नेक्स्ट आपकी जो है क्लास में आपको नई एक्सरसाइज के साथ प्रारंभ करूँगा। ओके।